इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। FM गोल्ड आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, मेरे यानी पूजा के साथ। और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में है मेरे दोस्त विजय जी। और विजय और पूजा के साथ आपके फ़ोन कॉल्स को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं हमारे दोस्त एकांश। तो हम तीनों की तरफ से नमस्कार। जी, आप जानते ही हैं कि आज शुक्रवार है, यानी आज हम आपके फ़ोन कॉल्स आमंत्रित करते हैं। आज किसान की बात में लाइव फ़ोन इन रहता है, जिसमें आप जिस विषय पर हम बात करना चाहते हैं वो विषय आपको बताते हैं और उससे संबंधित सवाल आप हम तक पहुंचाते हैं। लेकिन विषय के साथ साथ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने मेहमान से आपकी मुलाकात कराएं, क्योंकि जो सवाल आप पूछते हैं उनके जवाब हमारे आमंत्रित मेहमान, हमारे विशेषज्ञ देते हैं। तो आज सबसे पहले अगर हम विषय की बात करें तो विजय, आज का विषय क्या है? तो किसान की बात में आज का विषय है दलहनी फसलों में समसामयिक कृषि कार्य। जी, दलहनी फसलों में समसामयिक कृषि कार्य से जुड़े जितने भी सवाल हैं वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं हमारे मेहमान डॉक्टर SL मीना, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं पूसा संस्थान, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत। जी, और सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं फ़ोन के ज़रिए और फ़ोन लाइंस इंतज़ार में हैं आपके कॉल्स के। तो अगर आप दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो सबसे पहले 011 मिलाएं और उसके बाद 23421081 यानी 23421081 पर आप कॉल करके सीधे स्टूडियो में हमारे आमंत्रित मेहमान से अपने सवाल आज के विषय पर पूछ सकते हैं। जी हाँ, और अगर आप हमें SMS करना चाहें, फ़ोन करके सवाल नहीं भी पूछना चाहें तो SMS करके पूछ सकते हैं। और हमारा SMS का जो नंबर है वो है 5310 53010। आप लिखिए गोल्ड लिखकर स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, जहां से आप मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम लिखिए और अपने सवाल के साथ भेज दीजिए इस SMS को 5310 पर। जी, तो इससे पहले कि आपके सवाल हम तक पहुंचे, हम शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। और आप जानते ही हैं कि आज का विषय हम आपको बता चुके हैं, दलहनी फसलों में समसामयिक कृषि कार्य। अब दलहनी फसलों की जब हम बात करते हैं विजय, तो हम उन सभी फसलों की बात कर रहे हैं जिनका प्रयोग हम दालों के रूप में करते हैं। बिल्कुल, और इन दलहनी फसलों में कई फसलें ऐसी हैं जो रबी के दौरान बोई जाती हैं, यानी आजकल के मौसम में, और जिनमें चना, मटर और मसूर का नाम खास तौर पर लिया जा सकता है। सर्दियों की फसलें कह सकते हैं, बसंत की फसलें कह सकते हैं। इनकी बुआई तो शुरू हो जाती है अक्टूबर में और मार्च अप्रैल तक आते आते कटाई हो जाती है। जी, तो ऐसे में सबसे पहला सवाल मुझे लगता है कि हम डॉक्टर साहब से ये क्यों ना पूछें कि जो हमारे किसान भाई इस वक्त चना, मटर और मसूर की फसलों की बुआई कर चुके हैं, उन्हें अपनी अच्छी फसल लेने के लिए क्या क्या खास काम, क्या विशेष कार्य करने की ज़रूरत होती है? बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा कि किसान भाइयों को इस समय क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने बताया, विजय ने बता दिया आपको कि चना, मटर, मसूर, ये 4-5 जो फसलें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और विशेष करके चना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दलहनी फसलों में जो पैदावार होती है वो चने की होती है भारत में जी। और इस समय बिल्कुल सही मौसम है ये। इसे मौसम में क्या होता है कि जो फसलें हैं वो वानस्पतिक अवस्था से प्रजनक अवस्था में जाती हैं। तो इस समय किसान भाइयों को अपनी फसलों की देखरेख जरूर करनी चाहिए और ये देख लें कि उसमें कहीं पानी की कमी तो नहीं है। अगर बारिश नहीं हुई है, काफ़ी लंबे समय से बारिश नहीं है, तो किसान भाई सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरी बात है कि खरपतवार नियंत्रण का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो अगर जिन किसान भाइयों ने खरपतवार नहीं निकाले हैं वो अपनी फसलों में खरपतवारों का नियंत्रण कर लें। और अगर किसी किसान भाई ने कोई पोषक तत्वों का उपयोग नहीं किया हो शुरुआती दौर में, तो वो भी इस समय कर सकते हैं, विशेष करके जहाँ पानी बहुत कम होता है, यानी कि राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और कुछ पोर्शन हमारा गुजरात का भी है। तो वहाँ किसान भाई पोषक तत्वों को पर्णीय छिड़काव विधि से भी दे सकते हैं, यानी कि जो फोलियर स्प्रे हम उसको बोलते हैं, उसके थ्रू भी आप पोषक तत्वों का प्रबंधन कर सकते हैं। यानी कि जल प्रबंधन और सिंचाई प्रबंधन के लिए अभी भी जगह है जी, बिल्कुल।
तो ये जो जल प्रबंधन है जी, इसके लिए विशेष तौर पर किस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए? इसमें कम जगह के बारे में जैसे आप बता रहे थे, हाँ बिल्कुल, कम पानी वाले क्षेत्र। हाँ बिल्कुल, देखिए चना और जो मसूर है ये तो विशेष करके जहाँ पानी कम होता है वहाँ इनको किसान भाई उगाते हैं। चना को बहुत कम पानी चाहिए और मसूर को तो उससे भी कम चाहिए। लेकिन अगर किसान भाई के पास अगर पानी की व्यवस्था है और बारिश नहीं हुई है तो वो कृपया करके 2 पानी की व्यवस्था अगर है तो 2 पानी अवश्य दें, क्योंकि अगर आप 2 अवस्था में पानी देंगे तो आपकी जो फसल है उसकी पैदावार ज़्यादा होगी। तो विशेष करके मैं बता दूं आपको कि दलहनी फसलों में एक तो जब ब्रांच होती हैं, यानी कि जब फूल आना शुरू होता है उससे पहले किसान भाई एक सिंचाई दे सकते हैं और एक फलियां बनने के समय भी दे सकते हैं। तो ये 2 अवस्था ऐसी हैं, इसमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए खेत में। तो किसान भाई विशेष करके इन अवस्थाओं में आप सिंचाई कर सकते हैं। 100.1 FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात और 3:16 और 24 सेकंड हुए हैं। आपके सवालों का हमें इंतजार है। आप दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाएं और 23421081 हमारा नंबर है, जिस पर आप कॉल करके दलहनी फसलों में समसामयिक कृषि कार्य से जुड़े जितने सवाल हैं वो पूछ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर S.L. मीना, जो स्टूडियो में आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त यहाँ है और चर्चा हो रही है इस विषय पर। उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल और SMS हम तक पहुंचेंगे जल्दी। तब तक कुछ सवाल जो हमारे मन में कुलबुला रहे हैं वही हम अपने शंकाओं के निवारण के लिए डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कुल मिलाकर जिक्र किया उन सभी क्रियाओं का जो कृषि से जुड़ी रहती हैं। जैसे हमने शुरुआत में सवाल किया कि किन बातों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए, फिर जल प्रबंधन की बात हुई, एक आपने जिक्र किया खरपतवार का। तो खरपतवार पर नियंत्रण के लिए हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, या ये भी पूछ सकते हैं हम कि निराई गुड़ाई किस तरह से की जाए और क्या लाभ है? खास तौर से जब हम दलहनी फसलों की बात करते हैं तो क्या कुछ खास तरीका होता है इस पर खरपतवार के नियंत्रण का, या सामान्य तौर पर जब हम इस विषय पर बात करते हैं तो वही प्रक्रियाएं हम अपनाते हैं जब हम खेत में काम करते हैं? तो बिल्कुल पूजा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। खरपतवार देखो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है हमारी फसलों को। सबसे ज़्यादा अगर नुकसान पहुंचाता तो वो खरपतवार ही है, क्योंकि ये जो हानिकारक कीट हैं और रोग हैं वो भी इतना नहीं पहुंचाते जितना खरपतवार पहुंचाते हैं। क्योंकि खरपतवार जो हमारी फसल है उससे कंपटीशन करते हैं, पोषक तत्वों करते हैं, पानी का करते हैं, प्रकाश का करते हैं, यानी उन्हीं से लेकर उन्हीं से कंपटीशन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दोनों एक ही खेत में हैं और जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उन्हीं का आपस में वो कंपटीशन करते हैं। तो यानी कि जो फसल को मिलना चाहिए था, पोषक तत्व हो या फिर पानी हो या फिर प्रकाश हो, तो वो खरपतवार खुद ले लेते हैं। और खरपतवार इतने डोमिनेंट होते हैं कि फसल को कम मात्रा में वो लेने देते हैं। तो इनका बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और वैसे तो दलहनी फसलों में ज़्यादातर रासायनिक प्रयोग को हम मना करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई हर्बिसाइड या कोई खरपतवार नाशी अभी तक आया नहीं है जो इफेक्टिव हो बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आप दलहनी फसलों में निराई गुड़ाई करें तो बेटर होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो आपके खरपतवार नियंत्रण होंगे, दूसरा क्या है कि इसमें आपका निराई गुड़ाई हो जाएगी तो आपकी जो भूमि है या आपकी मिट्टी है वो बिल्कुल भुरभुरी हो जाएगी, उसमें एरेशन यानी कि जो वायु है उसका आदान प्रदान हो जाएगा। तो इससे पानी का बर्बादी भी कम होगा और निराई गुड़ाई से बहुत फायदे हैं किसान भाइयों को, उनको करना चाहिए और आपकी जो फसल है वो बहुत ही अच्छी होगी और पैदावार ज़्यादा होगी इससे। जी, मुझे लगता है कोई सवाल हम तक पहुंचा है विजय। शायद अभी एकांश पता लगा रहे हैं। जी लेते हैं ये कॉल। हेलो जी, हेलो जी, नमस्कार, कौन सा आप बोल रहे हैं आप? हेलो, अपना नाम बताइए। हेलो, किसान की बात में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। हेलो, शायद वो हमें तो उनकी आवाज़ आ रही है जी, पर उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो खरपतवार नियंत्रण के विषय में जो आप बता रहे थे उसी बातचीत को हम आगे जारी रखते हैं। जी। तो मैंने बताया कि जैसे निराई गुड़ाई करेंगे तो उसमें खरपतवार नियंत्रण होंगे ही, साथ साथ क्या होगा कि जो आपका जो पानी उड़ता है खेत से वो बिल्कुल उनकी जो कैपिलरी जो होती हैं बनती हैं भूमि में वो बिल्कुल कट जाती हैं। तो उससे क्या है कि आपकी जो भूमि है उसमें जो आर्द्र रहता है
यानी कि उसमें नमी रहती है वो बनी रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है, आर्द्रता को हटाने के लिए, नहीं आर्द्रता बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए पानी को जब हम देते हैं खेत में तो पानी हमारा उड़ता भी है। अच्छा, तो उड़ने का क्या होता है कि जब भूमि को हम छोड़ देते हैं तो वो उसमें क्या है कि कैपिलरी बनती है, यानी कि बहुत ही छोटी छोटी नलिकाएं बनती हैं। अच्छा, जमीन में भूमि में, तो उनके थ्रू पानी ऊपर जाता है, तो एप्रोड होता है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। हाँ, तो उसको डाउन कट करने के लिए हमें निराई गुड़ाई करना पड़ता है। तो ये निराई गुड़ाई कितनी बार की जानी चाहिए और कितने कितने दिनों बाद की जानी चाहिए? देखो, ये निर्भर करता है कि आपका खेत किस तरह का है, भूमि किस तरह की है। कई बार क्या होता है, जैसे बहुत ज्यादा टाइट मिट्टी है, यानी क्ले सॉइल है, तो वहाँ ज्यादा करनी पड़ती है, और जहाँ सैंडी है वहाँ कम करनी पड़ती है। और खरपतवार कितना ज्यादा आता है, यानी कि वैसे तो एक ही निराई गुड़ाई काफी होती है, लेकिन किसान भाई अगर दूसरी सिंचाई दे रहे हैं तब भी आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं। तो पहली अच्छा, इस पर हम आगे सवाल पूछते हैं, शायद एक सब हमारे पास कॉल है। जी, हेलो 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 हेलो, आवाज लगता है हमारी नहीं संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हम वही अपनी बात पर आगे चलते हैं। विजय, एक तो मैं यहाँ रोकना चाहूंगी, एक एसएमएस भी पहुंचा है हमारे पास इसी सवाल से जुड़ा हुआ जो इस वक्त हम जिस पर बात कर रहे हैं जी। ये दिल्ली से हमारे पास एक एसएमएस आया है रामलखन जी का, और ये भी जानना चाहते हैं कि निराई गुड़ाई किस तरह से की जाए, और वही जो सवाल हम पूछ रहे हैं उसी का जवाब ही सवाल है। बिल्कुल, देखो, निराई गुड़ाई करने के कई तरीके हैं। आजकल तो नई नई मशीन भी आ गई है। तो पहले तो हम लोग क्या है कि जो खुरपी होती है उससे करते थे, और आजकल तो क्या है कि कई तरह की मशीनें भी आ चुकी हैं। अगर आपकी जैसे फसल दूर दूर बोई हुई है पंक्तियों में, तो आप मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, दलहनी फसलें जो होती है, चना मसूर मटर जो होते हैं, ये ज़्यादातर क्या है कि हम इसको ज़्यादा पॉपुलेशन में उगाते हैं, तो इसमें रो तो हम मेंटेन करते हैं, लेकिन जो पंक्तियां हैं उनके बीच में कम स्पेस होता है, तो इसमें हम लोग फिर क्या मशीन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इससे बेटर ये होगा किसान भाइयों को निराई गुड़ाई अगर हाथ से करना है तो वो हाथ से, अगर आदमी को अगर किसान भाइयों को आदमी मिल जाते हैं, यानी कि लेबर मिलती है, तो किसान भाइयों को हाथ से ही निराई गुड़ाई करने में फायदा होता है। जी। तो पहली निराई गुड़ाई कितने दिनों बाद की जानी चाहिए? देखिए, खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए किसान भाइयों को अपने खेत को 30 से लेकर 40 दिन तक फ्री रखना होगा, यानी कि 40 दिन तक उसमें कोई खरपतवार नहीं रहना चाहिए। और 40 दिन के बाद फिर क्या होता है, फिर फसल काफी बड़ी हो जाती है, तो कंपटीशन नहीं कर पाते हैं वो खरपतवार उनसे। तो हमारी जब फसल बड़ी हो जाएगी तो फिर वो खरपतवार उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। लेकिन अर्ली स्टेज में 30 से 35 दिन तक ये बहुत जरूरी होता है कि हमारे खेत में कोई खरपतवार ना रहे। जी। तो हम राम लखन जी का भी धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने एसएमएस भेजा, और उनके प्रश्न का उत्तर उन्हें मिल गया होगा। और अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, क्योंकि वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, और हम जानते हैं, हमारे श्रोता भी जानते हैं कि मौसम संबंधी जानकारी भी इस कार्यक्रम में दी जाती है। तो सबसे पहले आइए अब लेते हैं मौसम का हाल। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। जहां तक मौसम के हाल की बात है, तो आपको ये बताना चाहेंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। और बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां पश्चिमी हिमालयी राज्यों के पश्चिमी भागों से पहले शुरू होंगी, और धीरे धीरे उत्तराखंड और लद्दाख तक ये हिमपात देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 23 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश या ओलावृष्टि होने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 23 और 24 जनवरी को न्यूनतम तापमान में 2 से लगभग 3 डिग्री की वृद्धि होगी, और 25 जनवरी से फिर से तापमान में गिरावट शुरू होने की संभावना है। डॉक्टर साहब, एक कॉल लगता है अब है, कोशिश करते हैं इनसे संपर्क हो जाए हमारा। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना नाम बताइए। हेलो, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। हेलो, मेरे आपकी आवाज पहुंच रही है मुझ तक? आपकी आवाज हम तक आ रही है, हमारी आवाज आप तक नहीं आ रही है क्या? हेलो 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 हेलो। अच्छा, अपना सवाल पूछ लीजिए अगर इतनी सी आवाज कम आई हो तो। हेलो
नहीं, शायद उन तक हमारी आवाज कुछ नहीं। संपर्क साधने में लगता है कि कुछ दिक्कत हो रही है। डॉक्टर साहब, मौसम का जैसे अभी हमने हाल बताया और मौसम का जिक्र किया, तो यही जानना चाहेंगे कि दलहनी फसलों के विषय में मौसम की क्या भूमिका रहेगी, खास तौर से आजकल का जो मौसम चल रहा है जिसमें सर्दी भी काफ़ी है और कभी कभी हम देखते हैं कि कोहरा भी आजकल हो रहा है और बादल भी रहते हैं। तो ऐसे में एक चीज़ ये भी आ रही है कि कीट और रोग भी होते हैं, लेकिन अगर उनको एक विषय के तौर पर ना छुएं और कुल मिलाकर मौसम के प्रभाव की बात करें तो दलहनी फसलों पर कितना प्रभाव पड़ता है और दुष्प्रभाव से कैसे बच सकते हैं? जी देखिए, दलहनी फसलें हैं ये मौसम उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है, क्योंकि ज़्यादा ठंड जब पड़ती है तो उसमें कोहरा भी होता है और पाले के पड़ने की संभावना भी होती है, तो इससे दलहनी फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। तो अभी मौसम जो चल रहा है, आपने जैसे बात की कि भाई अभी बादल छाए हुए हैं, तो ऐसे मौसम में क्या होता है, कई तरह की जो बीमारी हैं उनके आने की आशंका होती है और कई हानिकारक कीट उनका भी प्रकोप देखने को मिलता है जी। तो विशेष करके मैं बता दूं आपको, जैसे चना है तो उसमें इस समय अभी तो फलियां बनी नहीं है, अभी फूल के आने की संभावना है, तो इस समय ऐसा कोई बड़ा हानिकारक कीट का प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन ये है कि कोई बीमारी जरूर आपको देखने को इस समय मिल सकती है, क्योंकि ये मौसम इस तरह का है, तो इस तरह के मौसम में बीमारियां होती हैं। और जैसे मैं बात करूं मटर की, तो मटर में क्या है, स्टेम फ्लाई करके होती है, तना मक्खी होती है, उसका प्रकोप इस समय हो सकता है। तो अगर इस तरह का प्रकोप देखने को मिलता है तो किसान भाई उसका नियंत्रण कर सकता है। अगर ज़्यादा मात्रा में अगर इन्फेक्शन है, ज़्यादा मात्रा में आपकी फसल प्रभावित है, तो आप एक रसायन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका नाम है इमिडाक्लोप्रिड, और इसकी मात्रा जो होती है वो 10 लीटर पानी में 3 मिलीलीटर दवा को मिला करके घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। इसी से जुड़ा एक SMS हमारे पास अभी गुरदासपुर से आया था जी, गुरनाम सिंह जी का। उनका सवाल ये था कि खाद और उर्वरक देने की क्या और कितनी जरूरत है, कितनी मात्रा में दी जानी चाहिए, उसी का जवाब आप साथ साथ दे रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इनका प्रश्न सही है। एक्चुअली दलहनी फसलें जो होती है ना, ये इनको नाइट्रोजन बाहर से नहीं चाहिए होती है, क्योंकि दलहनी फसलों में जो जड़ें होती हैं उनमें गांठें होती हैं, और गांठों में होते हैं राइजोबियम। तो राइजोबियम क्या करता है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है उपलब्ध है, तो उसको सिंथेसाइज करता है, यानी कि वो जड़ों में उसको फिक्स कर देते हैं। तो नाइट्रोजन तो हमको देना ही नहीं है, यानी यूरिया देना ही नहीं है, हमको देना है फास्फोरस, पोटेशियम और दूसरे जो सूक्ष्म तत्व हैं उनका प्रयोग करना होता है। लेकिन उनका प्रयोग भी तभी करना चाहिए जब हमारी मिट्टी की जांच हो जाए। मिट्टी में अगर वाकई कम मात्रा में ये अवेलेबल हैं तो ही हम इसकी मात्रा देंगे। तो नाइट्रोजन तो देना है नहीं, मैंने पहले बता दिया आपको, लेकिन अगर फास्फोरस कम है, पोटेशियम कम है, तो आप एक बार मिट्टी की जांच करवा लीजिए और जितनी आवश्यकता है उसी हिसाब से आप उसमें दे सकते हैं। तो इसमें आवश्यकता की बात ऐसी होती है, जब जो चना होता है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो करीब 40 से लेके 50 किलोग्राम फास्फोरस की होती है। अच्छा। और 30 से लेके 35 किलोग्राम पोटेशियम की आवश्यकता इसको पड़ती है। बाकी सूक्ष्म तत्व होते हैं, उनकी बहुत माइन्यूट क्वांटिटी होती है। तो किसान भाई जब बुआई करते हैं तो उस समय इन सब तत्वों का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि बाद में दलहनी फसलों में कोई तत्व देने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या अलग अलग दालों के लिए इसमें अलग अलग नहीं, ऐसा नहीं है। सभी दालों की बात कर रहा हूं मैं। सभी दालों में नाइट्रोजन देना होता ही नहीं हमको बाहर से, क्योंकि स्वतः ही अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेती है। दूसरा क्या है कि जो बाकी तत्व आपके हैं वो आप बुआई समय दे सकते हैं, लेकिन कई किसान भाई नहीं दे पाते, इस समय भूल जाते हैं और उनको लगता है कि उनकी जो फसल है वो बहुत कमजोर है, तो उसमें बीमारी भी नहीं है, कीड़ा भी नहीं लगा है और फसल फिर भी कमजोर है, तो डेफिनेटली उनको फिर कोई पोषक तत्व का निरीक्षण करना चाहिए कि पोषक तत्व इसमें है या नहीं है। तो इस समय भी किसान भाई चाहें तो फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि फोलियर स्प्रे के लिए आपको करना होता है कि डीएपी लेते हैं सपोज आप, तो डीएपी का 2% डीएपी मिला करके घोल बना करके पानी में और छिड़काव कर सकते हैं। तो ये कब कब किया जाना चाहिए? जी देखिए, मैं बात करता हूँ डोज की। तो जैसे जो पोषक तत्व हैं सूक्ष्म वाले, उनकी जो मात्रा होती है वो 0.5% के हिसाब से उनका घोल बनाते हैं। तो कब करना चाहिए, यह बिल्कुल आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। हो सके तो आप फूल आने से पहले ही इसका छिड़काव कर दें, और या फिर फूल जब पूरी समाप्त हो जाए यानी फलियां बनना शुरू हो जाता है तो उस समय भी किसान भाई इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों ही अवस्थाएं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनमें अगर वो छिड़काव करते हैं तो उनकी फसल को पूरा पोषक तत्व मिल जाता है। और अगर किसी कारणवश ऐसा ना हो पाए डॉक्टर साहब, तो कोई और इंतजाम किया जा सकता है जिससे कि नुकसान को कम किया जा सके या फिर बचाव किया जा सके? जी, नुकसान का तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर पोषक तत्व कम है तो फिर आप किसान को भाई को देना पड़ेगा ना जी, सोइल टेस्ट के बाद। तो नुकसान से एक और हमारे पास कॉलर है। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार सर। अपना रेडियो सेट थोड़ा अपने फोन से दूर रखिए। दिल्ली से बोल रहा हूँ। क्या नाम बोल रहे हैं?
धर्मवीर करमवीर दिल्ली से बोल रहे हैं। धर्मवीर जी, हेलो। हेलो धर्मवीर जी, बताइए, खरपतवार जो है वो किस ढंग से हम उखाड़े और निकालें, उसको फिर पे जला दें, क्या करें? ये किससे पैदा जाती है? जी, आपने जो प्रश्न पूछा है खरपतवार के संबंधित है। इसमें जलाने की बात नहीं होती है। किसान को ये होता है कि जो आपकी फसल है उसमें जो फसल आपने उगाई है उसके अलावा जो भी उसमें पौधा उगेगा वो खरपतवार कहलाएगा। वो जो भी पौधा होगा वो खरपतवार कहलाएगा। यानी कि आपने चने की फसल बोई है, अगर उसमें चने के अलावा जो भी पौधा होगा खेत में वो खरपतवार है उसके लिए। तो उसको निकालने के लिए आप हाथ से निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद जलाना नहीं है उसको। निकालने के बाद आप चाहे तो उसको चारे के रूप में काम में ले सकते हैं, और चाहे आप उसको खाद बना सकते हैं, चाहे आप उसको बिछा सकते हैं, जमीन के ऊपर बिछा सकते हैं। जिससे क्या है कि पाला पड़ने की संभावना जो होती है फसलों पर वो कम हो जाती है। उसमें क्या थोड़ी गर्मी रहती है जी। तो किसान भाई ये 3-4 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको जलाने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जलाने का तो काम करना ही नहीं किसान भाइयों को किसी भी अवस्था में। उससे क्या है कि आपकी जो भूमि है उसका जो स्वास्थ्य है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और साथ साथ जो आपका इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसमें भी इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला है जी। तो हम आगे बढ़ें उससे पहले हम बाजार भाव अपने किसान भाइयों और दोस्तों को बताना चाहेंगे। चलो पगडंडी से मंडी। आजादपुर मंडी से प्राप्त सूचना के अनुसार आज के बाजार भाव कुछ इस प्रकार हैं। अमरूद 55 रुपए प्रति किलो, चीकू 37, अंगूर 70, किन्नू 16 रुपए प्रति किलो। सब्जियों में बथुआ 15 रुपए, बैंगन 14 रुपए, पालक 9 रुपए, मटर 12 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध हैं। जी, अभी आपने सुने ये आज के बाजार भाव। और दलहनी फसलों में समसामयिक कृषि कार्य पर हम आज बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर एस एल मीना, जो इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं और आपके सवाल आमंत्रित कर रहे हैं हम फोन के जरिए। 23421081 हमारा नंबर है। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाएं। और ये भी बात बता दीजिए कि समय बहुत कम बचा है, जिनको सवाल पूछना हो पूछ लें जी वरना समय वाकई कम बचा है जी। कुल मिलाकर हमारे पास 7-8 मिनट का समय ही बाकी बचा है। इससे पहले कि अगला फोन आए हम एक सवाल और ले सकते हैं जी। मेरे मन में ये प्रश्न है, जो कीड़ों की बात चल रही थी, तो वो कौन कौन से कीड़े हैं जो दलहनी फसलों में लग जाते हैं और उनकी अलग अलग जो बीमारियों की रोकथाम है जी। उसके लिए क्या क्या उपाय? वैसे तो आपने बीच में बातचीत में बताया भी है, पर एक समेकित रूप में अलग से इसे बता दें तो अच्छा हो। बिल्कुल आपने सही पूछा है ये, क्योंकि ये समेकित प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं बता दूं आपको, दलहनी फसलों में इस समय कई तरह के कीड़े लगते हैं, जिसमें थ्रिप्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अभी इन दिनों में लगता है ये थ्रिप्स, ये हरे पीले रंग का होता है, बहुत ही छोटा कीट होता है, पहचान में भी नहीं आता। सरसों में भी लगता है। इसको महू भी बोलते हैं इसको, और इसका प्रकोप देखने को मिलता है कई बार मसूर में देखने को मिलता है, चने में भी आता है। तो इसका प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी फसल में ज़्यादा इसका प्रकोप हो चुका है, इसमें क्या है कि कई बार क्या होता है, किसी पैच में लगता है या किसी पौधे पर लगते हैं। अगर कुछ गिने चुने पौधों में अगर कीट का प्रकोप हुआ है तो आप उन पौधों को उखाड़ करके ज़मीन में दबा दें। और अगर सभी पूरे खेत में अगर आपको लगता है कि थ्रिप्स ज़्यादा हो गया, महू का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो आप एक दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइमेथेट। डॉक्टर आपको रोकना चाहूंगी, एक कॉल हम ले लेते हैं। कॉलर है एक। जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील शर्मा है जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सुनील जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, अभी यहाँ दिल्ली आया हूँ जी। तो हम भी किसान हैं क्या है, तो मैडम हम जो मसूर की फसल करते हैं ना जी, तो उसका जब क्या है, पेड़ जब बड़ा होता है फूल आ जाता है, फूल तक सही रहता है और फूल आने के बाद फल ही नहीं आती, लेकिन पेड़ सूखने लगता है, ये हालत हो जाती है। ओके, अच्छा, पूरे खेत की हालत है या कहीं कहीं पैचेज में कोई टुकड़ा जमीन का वहाँ पे ज्यादा दिक्कत होती है? मतलब पहले टुकड़ों से आई थी 1-2 साल जी पूरा खेती सूख जाता है। जी, बिल्कुल आपका मैं समझ गया सवाल। एक्चुअली आपका जो खेत है आप लगातार उसमें मसूर खेती कर रहे होंगे शायद मेरे ख्याल से। तो एक तो खास बात क्या होती है इसमें है ना, विल्ट का प्रकोप देखने को मिलता है, यानी कि उखटा जो रोग होता है वो किसी भी स्टेज में लग सकता है। शुरू में भी लग सकता है, फूल आने पर लग सकता है, फली बनने के समय भी लग सकता है।
तो जो सूखना लगता है तो डेफिनेटली इसमें उखड़ा रोगी है। और ये क्या है कि ये मृदा जनित रोग है। तो इसमें क्या है कि किसान भाइयों को क्या करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि कभी कभी पैचेज में आता है और फिर कभी कभी ये पूरे खेत में फैल जाता है। तो एक तो क्या है कि लगातार एक खेत में वही फसल ना करें, यानी कि लगातार मसूर ना लें, लगातार चना ना लें, यानी कि फसल चक्र का इस्तेमाल जरूर करें और थोड़ी गहरी जुताई करें। क्योंकि कई बार क्या होता है हम सतह पे बीज डाल देते हैं तो सतह पे इसका जो फंगस है, ये फफूंद है, ये रहती है, तो उसमें जल्दी चिपक करके बीज में साथ आ जाती है, तो साथ में इसमें प्रकोप देखने को मिल जाता है। लेकिन किसान भाई दूसरा क्या करना चाहिए कि कई तरह की जो किस्में हैं, उन्नत किस्में हैं जो कि इस रोग से लड़ने में सक्षम है, उनका इस्तेमाल करेंगे तो ये रोग का इफेक्ट कम होगा। तो इसमें बता दूं, वो किसान भाई मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के लिए मैं बता रहा हूँ जवार लेंटिल 3 नाम करके एक किस्म है और एक नूरी IPL 81 करके है। इसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं, तो ये रोग की समस्या आपको नहीं आएगी। लेकिन एक दो साल आप छोड़ दीजिए, मसूर मत करिए, उसमें दूसरे फील्ड में कर लीजिए, फिर 2-3 साल हो जाए उसके बाद आप मसूर इसमें कर लीजिए, लेकिन उन्नत किस्मों का ही चयन करें। जी डॉक्टर साहब, विजय, जिस विषय पर हम बात कर रहे थे उस पर जल्दी से वापस आते हैं क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है। कीट और रोगों की बात हो रही थी और थ्रिप्स के आप जिक्र कर रहे थे। जी, महू का मैं बता रहा था कंट्रोल। तो उससे मैं एक डाइमेथड करके एक दवा आती है और उसका जो डोज होता है वो 0.03% का घोल बनाना पड़ता है और उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा, तना मक्खी मैंने बता दिया आपको, मटर में आता है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और लेटर स्टेज में जैसे आपका जब फलियां बनेंगी चने में, तो एक पोड बोरर करके होता है, ग्राम पोड बोरर उसको बोलते हैं, यानी कि फली छेदक कीट। उसका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है और नॉर्थ इंडिया में, विशेषकर उत्तरी भारत में इसका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। तो किसान भाई उनका भी नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़्यादा मात्रा में अगर प्रकोप देखने को मिलता है तो आप दवा का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा उसको हाथ से ही निकाल सकते हैं या फिर और भी तरीके हैं, उनसे आप उनको हटा सकते हैं। जैसे फेरोमोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइट ट्रैप लगा सकते हैं और नीम का जो नीम कर्नल का जो एक्सट्रैक्ट है 5% उसको घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। या फिर ज़्यादा ही डैमेज अगर है तो आप इमिडाक्लोपिड नामक का एक रसायन आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसकी जो मात्रा मैंने बता दिया आपको कि 10 लीटर पानी में 3 मिलीलीटर आप घोल बनाएंगे और छिड़काव कर देंगे। और बात रही रोगों की, जिसमें पाउडरी मिल्ड्यू आता है, आपके मटर में आता है कई बार, जिसे हम बोलते हैं वो बिल्कुल सफ़ेद चूना जैसा होता है, चूर्ण जैसा होता है, उसे बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू, जो कि जो आपका मटर है उनकी जो पत्तियां हैं उसके ऊपरी हिस्से में आपको चूर्ण जैसा पाउडर मिलेगा, सफ़ेद पाउडर जैसा मिलेगा। तो उसके नियंत्रण करने के लिए आपको सल्फेक्स नामक करके एक दवाई आती है, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सल्फेक्स की जो मात्रा वो होती है वो 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप डालेंगे, जी, है ना। तो उससे ये रोग आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और भी कोई ऐसा गैर रासायनिक पदार्थ भी है जिसका इस्तेमाल किया जा सके? बहुत जल्दी यही सवाल मेरे मन में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आजकल काफी लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उनको बिल्कुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो मैंने एक तो बताया आपको कि एक तो नीम का जो एक्सट्रैक्ट होता है, नीम कर्नल यानी नीम का जो सीड होता है, बीज होता है, उसमें जो गुठली होती है उसको निकाल करके 5% का घोल बना करके आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो उससे ये कीड़े, हानिकारक कीटों का नियंत्रण हो सकता है। दूसरा मैं बता दूं आपको, ट्राइकोडर्मा भी है, ट्राइकोडर्मा है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पॉट बोरर के लिए, ना। तो इस तरह के आप इस्तेमाल करेंगे तो ये इन कीटों का प्रकोप नहीं देखने को मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण और जानकारी से भरी हुई बातें यहाँ, धन्यवाद, उपयोगी जानकारी हमारे लिए, धन्यवाद आपको, बहुत सुनने वालों के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वक्त बहुत कम है, अब हमें इजाज़त लेनी होगी। पूजा और विजय को दीजिए इजाज़त। आप जुड़े रहिए कार्यक्रम के साथ। kkbongold@gmail.com हमारा मेल ID है और आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा